नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बोली और बारूद, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर के देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके पहले और दूसरे पार्ट को देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको डोगा की प्लेलिस्ट का एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। आने में देर हो गई है मुझे, पर अभी इतनी भी देर नहीं हुई है कि बहुत देर हो जाए। इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना तुम्हारा काम है। यहां से चलने के बाद हॉस्पिटल पहुंचने से पहले अगर तुम दोनों कहीं रुके तो उसकी जगह तुम्हारी जिंदगी भी रोक दूंगा। जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है डोगा। मुझे उन्हें धमकी देनी पड़ी क्योंकि राव भाइयों के डर से ये दोनों जीप को रास्ते में ही छोड़कर भाग सकते थे। अब मुझे अपराध जगत की उन सरहदों पर बैरियर खड़े करने होंगे जिन्हें राव भाई कभी लांग नहीं पाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये मालूम करना है कि चौधरी परिवार राव भाइयों की बिल्डिंग को खरीदने को इतना उतावला क्यों है। और ये बात पता चली अदरक चाचा से। सूरज, सूर्य की हालत अब ठीक है। डोगा अगर सही समय पर उसे अस्पताल ना पहुंचवाता तो बहुत अनर्थ हो सकता था। उस हालत में वो अपने आप को बुरी तरह से घायल कर सकता था। देखा चाचा आपने, अपराध की जड़ें कितनी मजबूत हो चली है। बोली लगाने वाला एक आदमी नहीं मिल रहा। और जानते हैं चाचा कि इन जड़ों को मजबूत बनाने के लिए खाद और पानी किसने दिया? उन लोगों की कायरता ने जिन्हें आम आदमी कहा जाता है। और आम आदमी को कायर किसने बनाया? हमारे लगातार कमजोर होते चरमराते चले जा रहे कानून ने। क्योंकि वो उन्हें सुरक्षा की वो रीढ़ नहीं दे सकता जिसके सहारे वो एक सुदृढ़ विश्वास की इमारत बना सके। एक अकेला डोगा इतने बड़े समाज के रीढ़ को नहीं संभाल सकता अदरक चाचा। वरना आपकी कसम, राव भाइयों की बिल्डिंग की नीलामी के लिए एक नहीं 1000 बोली देने वाले मौजूद होते हैं। तुम ठीक कहते हो सूरज बेटा। जीभ कभी दांतों के बाहर आकर नहीं बोल सकती। कानून को दंत पंक्तियों की तरह इतना ही सख्त, मजबूत एवं अटूट होना चाहिए कि कोई भी अपराधी उससे बाहर आकर बोलने की हिम्मत ना कर सके। मुंबई राव और बाबू राव के लिए जश्न की रात थी। 3 बिल्डिंगों पर नीलामी की बोली में जो भी आया वो वापस लौटा दिया गया। एक अकेले डोगा के कारण हमारे कई महत्वपूर्ण आदमी भी जरूर मारे गए, लेकिन डोगा भी अपने इस हार से तड़प रहा होगा क्योंकि उसकी लाख कोशिश के बावजूद भी बिल्डिंग पर बोली अभी तक नहीं लगी। डर का ऐसा साम्राज्य बनाए रखना होगा क्योंकि यही एक शब्द तो हमारी बादशाहत को बचाए और बनाए रखता है। कल चौथी बिल्डिंग की बोली पर भी नजर रखनी होगी। मैं खुद वहां रहूंगा मुंबई राव। तुम देख लेना, चौथी बिल्डिंग को भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा। चौथी बिल्डिंग से भी आयकर अधिकारियों को कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। मुझे तो लगता है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ श्रीधर कि उच्च अधिकारियों को ऐसे लोगों की संपत्ति की नीलामी के फैसले करने से पहले उसके अपराध जगत में पैठ का पता लगा लेना चाहिए क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे सामाजिक लोकतंत्र पर एक बदनुमा धब्बा है। सरकारी विभाग कितने विवश होकर अपराधियों के सामने घुटने टेकते नजर आते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा। बेगम की दाल ने मारा सराफत अली को। हम सरकारी विभागों को व्यवस्था से मुड़ते घुटनों को मजबूती देने आए हैं। पर मियाँ, आपके तो घुटनों में खुद जान नजर नहीं आती। माहौल बिल्ला कुवत मियाँ, बेगम के तड़के ने मारा सराफत अली को। तुम्हारी जान घुटनों में होती होगी, हमारी जान हिया है। हिया क्या कहवे है इसे, मुआदिल। तुम बोली शुरू करो जी। अल्लाह ताला की मर्जी से बिल्डिंग की बोली हम लगाएंगे मियाँ। बटेर की तरह आंखें क्यों तरे रहे हो मियाँ? कसम जवानी की,
बोली शुरू क्यों नहीं करते? मुझे आपकी जवान पर तरस आ रहा है मियाँ। मेरी राय मानो, घर जाओ, आपकी बेगम आपका इंतजार कर रही होंगी। बेगम के नखरे ने मारा शराफत अली को। लाहौल विल्ला कुवत मियाँ, ये बिल्डिंग हमें उन्हें ही तो उनके जन्मदिन पर तोहफे में देनी है। तो फिर पहले अपना नाम पता तो लिखा दो, ताकि टूटी हुई हड्डियां समेत तुम्हें घर पहुंचा तो दें। लाहौल विल्ला कुवत मियाँ, शराफत अली का कुर्ला चाल का बच्चा बच्चा जानता है। अजी बस, अब तुम बोली शुरू करवाओ। ठीक है मियाँ, बोलो शुरू करवाते हैं। इस 10 करोड़ की बिल्डिंग की बोली 4 लाख से शुरू होगी। तो फिर मियाँ, 4 लाख, 1, 2, 3, बोलो। क्योंकि बोली देने के लिए कोई दूसरा कैंडिडेट तो मैदान में है ही नहीं। बेगम बेगम के भाई ने मारा शराफत अली को। अबे वो शुतुरमुर्ग की औलाद, क्या तेरे अब्बा हुजूर ने भी तब बोली दी थी जब तू पैदा हुआ था? बोली तो टपके आजम, हाँ आपके भी अब्बा हुजूर ने भी नहीं दी होगी जब आप इस दुनिया में आकर तशरीफ का टुकड़ा लेकर टपक पड़े होंगे। अबे वो ककड़ी का डंठल, पता है किससे बात कर रहा है? बाबू राव भाई है ये। गुस्सा आ गया तो काट कर सलाद बना देगा तेरा। और ये देखा है, बहुत मजबूत घुसा है। तेरे जबड़े पर पड़ेगा तो जितने मुंह में है सब बाहर आ जाएगा। चल, फुट ले। बेगम के बेलन ने मारा शराफत अली को। मियाँ, ये मत मारना। तुम्हें शराफत अली का जबड़ा चाहिए? वो तो हम ऐसे ही देते हैं मियाँ, बाजार में दूसरा मिल जाएगा। इसे सामने वाली बिल्डिंग में ले चलो और वहीं बना दो इसके बूढ़े खंडहर होते जिस्म की कब्र। बेगम के बाप ने मारा शराफत अली को। मियाँ छोड़ दो, कहीं हमें गुस्सा आ गया तो खामखा जान से जाओगे बरखुदार। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, टॉप फ्लोर से नीचे छोड़ देंगे। अम्मा, हम फिर कह देते हैं मियाँ, खामखा पिट जाओगे, हाथ पांव टूट जाएंगे, आईना भी नहीं पहचान पाएगा। हम तो पहले ही समझा रहे थे उसे। अब क्या करें? हम कुछ भी करें पर वो जोकर बचेगा नहीं। अभी नीचे गिरेगी उसकी लाश। ये लोग उस पर रहम नहीं करेंगे। आह, ये उसी की चीख है। आह, धाड़। अरे, ये तो बाबूराव का आदमी है। पर नीचे आकर गिरने वाला वो इकलौता नहीं था। धम। कमाल है, इसकी तो नाक नीचे गिरने से पहले ही टूटी हुई है। तो क्या इसे शराफत अली ने तोड़ा होगा? सबसे आखिर में आकर गिरा बाबूराव। उसकी हालत ज्यादा खराब थी। इसके तो सारे कपड़े फटे हैं, जगह जगह से पहले ही टूट पड़ा है। इनमें से एक भी जिंदा नजर नहीं आ रहा। लाहौल बिल्ला कुवत मियाँ, जिंदा रहेंगे भी कैसे? इन बूढ़ी हड्डियों में असली देसी घी की ताकत है। अरे, असला बारूद हाथ में लेकर भाई बने फिरते हैं। देखो, देखो तो इनके शरीर की औकात। कमबख्त, एक एक गुस्से में एक खजूर से छुहारा हो गए। बेगम के पराठे ने मारा शराफत अली को। अम्मा मियाँ, तुम ऊंट की तरह खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बोली हो चुकी है। शर्तों के मुताबिक बोली का एडवांस ये रहा। अब जल्दी से इस बिल्डिंग के कागजात सुपुर्द शराफत अली को करो, ताकि हम अपनी बेगम को ये बिल्डिंग तोहफे में दे सके। हाँ, ये रहे कागजात। बाकी कागजात कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद मिलेंगे। लेकिन हमें एक बिल्डिंग के नहीं, चारों बिल्डिंग के कागजात चाहिए। हम चारों बिल्डिंग खरीद रहे हैं मियाँ। जस्टिस चौधरी की आंखों में ममता के आंसू भरे थे। क्यों, क्यों की तुमने ये कोशिश मेरे बच्चों? इतने वर्षों से भी तो इमारत राव भाइयों के चुंगल में फंसी है। क्यों छेड़ दिया तुमने ततैये के इस छत्ते को? मुझे हैरानी होती है पापा, जुल्म के आगे सिर ना झुकाने की शिक्षा हमें देने वाले आप हैं।
आप ही ये कह रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द यदि ततैये का छत्ता लगा है तो उसे लगा रहने दें। मुझे उस वक्त नहीं पता था बेटे कि औलाद की ममता ऐसी होती है। फिर तुम्हें शिक्षा देने वाला एक बाप नहीं, एक टीचर था। शायद औलाद के जज्बे ने मुझे कमजोर कर दिया। और फिर मैं जानता भी तो हूं कि कानून ऐसे लोगों के आगे बांस की तरह खोखला साबित होता है। खुद अपने हाथों से सबूत एवं गवाहों के अभाव में क्या मैंने इन शैतानों की जमानत के हल्फनामों पर हस्ताक्षर नहीं किए? पापा, आपके उसूलों और आदर्शों ने हमें जो दृढ़ता और कठोरता प्रदान की है, उसे अपराध की कोई भी गोली चीर नहीं सकती। अपने दिल के उस कमजोर हिस्से को मजबूत कर लीजिए पापा, जिसमें ममता रहती है, क्योंकि यदि यह हिस्सा मजबूत नहीं होगा तो आप हमारा सही मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। खुदा खैर करे। आपकी बेटी ठीक कहती है चौधरी मियाँ। अरे शराफत अली, तुम? हाँ मियाँ, हम हमने आपसे कहा था ना कि हम उन बिल्डिंगों पर बोली लगाकर उन्हें खरीद लाएंगे। तो मियाँ, ये लो इन बिल्डिंगों की बोली की कागजातों की फाइल। लेकिन पापा, ये बेटी, ये शराफत अली है। किसी ने निजी शत्रुता के चलते इन्हें एक झूठे कत्ल के मुकदमे में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। बस तब से ये मुझे बहुत मानते हैं। जैसे ही अखबारों से इन्हें बिल्डिंग वाली बात और तुम लोगों पर हुए हमले के बारे में पता चला, तो ये मेरे पास आए और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इन्हें पैसा दूं ताकि ये उन बिल्डिंगों की बोली हमारे ओर से ये अपने नाम पर लगा सके। और इन्होंने कर दिखाया। बेगम के दुपट्टे ने मारा शराफत अली को। मियाँ, करते क्यों ना? हमारा आगे पीछे कौन है रोने वाला? मरेंगे भी तो कम से कम शैतान के चेहरे पर लानत मलानत की राख मलकर। फिर तो आप कमाल के इंसान है चचा, क्योंकि हम तीनों मिलकर एक बिल्डिंग की बोली भी ना दे पाए और आप चारों की ना सिर्फ बोली ले आए बल्कि कागजात भी ले आए। वाह! आपके हाथ पर चोट लगी है, खून निकल रहा है। मैं पट्टी कर देती हूँ। किरण ने पट्टी कर दी। चलता हूँ बेटे, अल्लाह खैर करे। मैं भी चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। बिना चाय पिए नहीं जाने दूंगा शराफत अली। आओ। आपने गौर किया भैया, इन शराफत अली की स्किन मुझे इनकी उम्र के मुताबिक ढली हुई नहीं लगी, बल्कि ऐसे लगी जैसे ये 25-30 के नौजवान हो। उनकी चाल में वो लचरपन नहीं है जो एक बूढ़े इंसान की चाल में स्वाभाविक रूप से आ जाता है। शायद आवाज की बनावट को भी महसूस नहीं किया हो आपने। ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते वक्त मैंने पढ़ा था कि बच्चे के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक आवाज हर उम्र में अपनी शक्ल बदलती है। और इस हजरत की आवाज मुझे ऐसी लगी जैसे ये 75 साल के बूढ़े की नहीं, एक जवान युवक की आवाज हो। उनके कपड़ों की कसावट को देखा आपने? ये कसावट कपड़ों के नीचे उन कड़ी मांसपेशियों की थी जो एक नियमित व्यायाम और बॉडी बिल्डिंग करने से बनाई जा सकती है। तो क्या तू ये कहना चाहती है कि शराफत अली बूढ़ा नहीं, जवान है? माना कि तू ह्यूमन साइकोलॉजी का मास्टर है, मगर मुझे बूढ़े शराफत अली की भेष बदलने की कोई वजह नजर नहीं आती। फिर पापा भी तो उसे जानते हैं। ये मैं नहीं जानती भैया, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि शरीर की सारी स्किन पर मेकअप से झुर्रियाँ बनाई जा सकती है, मगर हथेली और पाँव के तलुओं पर नहीं। अधिक उम्र का आभास हथेलियों पर नहीं छिपाया जा सकता है भैया। इन शराफत अली की हथेलियां एक अच्छे खासे और संपन्न युवक की हथेलियां लग रही थी मुझे। तुझे खामखा वहम हो रहा है किरण, पर फिलहाल मुझे जाना होगा, क्योंकि शराफत अली ने जो कुछ किया है उसका परिणाम काफी खतरनाक होने वाला है। हाँ किरण, वो लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मुझे उन्हें प्रोटेक्शन देना होगा। आप उन्हें प्रोटेक्शन दे और मैंने घाव साफ करने के बहाने शराफत चाचा के खून का जो सैंपल लिया है, मैं उसकी जांच भानु भैया से करवाती हूँ। शायद ब्लड रिपोर्ट मेरे कथन को साबित करने में मेरी मदद करे। सूर्य बाहर निकला। पापा, वो शराफत अली कहाँ है? वो चला गया बेटे, मेरे बहुत करने पर भी नहीं रुका।
तो पापा मुझे शराफत अली का पता बताइए। इंस्पेक्टर सूर्य को वो सुन देखकर झटका लगा। तो क्या वो शराफत अली हो जिसे मेरे पापा जस्टिस चौधरी ने हत्या के केस से बचाया था? लेकिन तुम वो शराफत अली तो नहीं हो। तो फिर वो कौन था? वो जो भी था अभी शराफत अली के भेष में ही था। बेगम की खरीदारी ने मारा शराफत अली को। अरे मियाँ कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अभी पता चल जाएगा। वैन आगे बढ़ी लेकिन कुत्ते भी पीछे लग गए, पता नहीं किसके आदेश पर। शराफत अली को बहुत जल्दी पता चल गया कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। मेरे भाई को उसके कई खुखार आदमियों सहित खात्मा करने वाला कोई साधारण बूढ़ा नहीं हो सकता। शराफत अली, बता कौन है तू? तुम्हारी तरह खुदा का बंदा हूं मियाँ। उफ, तो खुदा के बंदे तेरी चिता मैं जीते जी ही जलाऊंगा। मेरे भाई को मारा है तूने, तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा कमीने। तू ऐसा नहीं कर पाएगा मुंबई राव। सहसा ही शराफत अली के बोलने का लहजा बदल गया और कठोर हो गया। हाँ मुंबई राव, क्योंकि तुम मुझे यहाँ नहीं लाया, अपनी मौत को और बर्बादी को यहाँ खींच लाया है। कौन है तू? उधर देख मुंबई राव, उन कुत्ते को उनके मुंह में देख क्या दबा है। अगर तू ठीक से देखेगा तो मुझे पहचान जाएगा। ये तो डोगा की ड्रेस है, उसके जूते, उसके दस्ताने, उसका मुखौटा, उसके हथियार। डोगा है तू? ठीक पहचान गया तू मुझे, डोगा ही हूं मैं। इन्हें उस वक्त सीटी बजाकर बुला लिया था मैंने जब तुम मुझे किडनैप करके यहाँ ला रहे थे। अरे डोगा, कुत्ता, ये तूने क्या किया डोगा? अपना भेद खोल दिया मुझ पर। डोगा अब तू बहुत बुरी तरह मरेगा। बुरी मौत मैं नहीं, मुंबई राव तू मरेगा। वो देख अपने आदमियों का हश्र। आह, उफ, गुर्र। लेकिन तुझे मारेगा डोगा। कट। शराफत अली का रूप धरकर मैंने एक तीर से दो निशाने किए। पहली तेरी इमारत की बोली लगाकर, दूसरा मैं जानता था कि मुझे छोड़ेगा, कि तू मुझे छोड़ेगा नहीं और वो हरकत जरूर करेगा जो तूने की मुझे यहाँ लाने की। और तेरी यही गलती तेरे लिए अब मुसीबत बनेगी मुंबई राव। देख तेरे सामने वो बारूद खड़ा है जिसके पतीले में आग उसी दिन लग गई जिस दिन एक 15 वर्षीय लड़का हिंसा और हैवानियत की चिंगारियां अपने पुतलियों में समेटे मुंबई पहुंचा था। आज भी वो चिंगारियां हिंसा को हिंसा से काट रही है, जैसे लोहार लोहे को काटता है। चिम चिम। आह! अपराध का बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था न तूने, पर ये नहीं सोचा मुंबई राव, जब डोगा नाम की चिंगारी इस साम्राज्य पर गिरेगी तो धू धू कर जल उठेगी ये। आज मौत बोली देने को तैयार बैठी है मुंबई राव, और बोली तेरी जिंदगी की लग रही है। इस बोली में आवाज सिर्फ गोलियों की होगी। चुम। आज तक इसी आवाज से डराकर तूने कई निर्दोष लोगों की जान की बोली लगाई है। आज बारी है तेरी मुंबई राव। बोली लगेगी, बारूद फटेगा और तू मरेगा। चुम। आह! तुम दोनों भाइयों की मौत, अड्डे की तबाही की खबर जब तुम्हारे दुबई वाले भाई दुबई राव को मिलेगी तो उसे भी मुंबई आना ही पड़ेगा। वड़ुम। और जिस दिन वो मुंबई आएगा वो उसका आखिरी दिन होगा। वो मुंबई जिंदा आएगा जरूर, मगर वापस जाएगा नहीं, न जिंदा न मुर्दा। इंस्पेक्टर सूर्य को तबाह हुए उस अड्डे से मिली शराफत अली का पोशाक। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि किरण का कहना बिल्कुल ठीक था। शराफत अली कोई और नहीं, डोगा था। क्योंकि पूरे मुंबई में राय भाइयों से टकराने का गुर्दा और किसी में नहीं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। मिलेंगे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर ये कॉमिक्स आपको अच्छी लगी हो तो इस कॉमिक्स को लाइक कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। इसकी जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। सॉरी रिपीट हो गया, और जल्दीबाजी में रिपीट हो जाता है कभी कभी। थैंक यू।